8 फरवरी 2022 को FBI की टीम न्यूयॉर्क के एक घर में घुसती है। इस केस में वो ढूंढ रहे थे 1,20,000 बिटकॉइन, जिनकी वैल्यू आज के 1,00,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। FBI को लगा था रियल मनी हाइस्ट करने वाले ये लोग कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल होंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो ये देखकर FBI भी शॉक रह गई कि इतिहास की सबसे बड़ी चोरी करने वाली एक खूबसूरत रैपर है जो ऊट पटांग वीडियोस बनाती है। मतलब जब आप उसकी वीडियोस देखोगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि इतनी बड़ी चोरी ये इंसान कैसे कर सकता है। इस खूबसूरत रैपर का नाम है हैथर मॉर्गन AKA रेजल खान, और वहां से FBI इसे और इसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लेती है। ये कहानी इतनी फिल्मी है कि इसके ऊपर एक मूवी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर हैकिंग मुश्किल नहीं थी, बल्कि उस पैसे को किस तरीके से घुमाया गया था ये तरीका बहुत डिफरेंट था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप क्रिप्टो में फ्यूचर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जहां पर आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं, आपके ऊपर 30% का टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है और आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज में मिल जाता है, तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, आप वहां पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इवन अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो नीचे आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक भी दिया गया है, उस फॉर्म को भी जरूर फिल कर लेना। इससे आप जीत सकते हैं 1 साल का ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन, जिसकी प्राइस है 14,000 रुपए। तो चलिए अब इस केस स्टडी को शुरू करते हैं। तो 2016 में अचानक से खबर आती है कि बिटफिनिक्स नाम के क्रिप्टो एक्सचेंज को हैक करके उससे 1,19,754 बिटकॉइंस को चोरी कर लिया गया है। ये चोरी इतनी बड़ी थी कि इसके बाद बिटकॉइन की प्राइस 20% क्रैश कर गई थी। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज भी इस डर से एक्टिव हो गई थी कि इस पैसे को हैक करने वाला कहीं कोई टेररिस्ट ग्रुप तो नहीं है, और इसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत में बस इतना समझ आता है कि हैकर ने बैक एंड कोड को एडिट किया ताकि जैसे ही लोग लॉग इन करें उन्हें उसका पासवर्ड मिल जाए, और ऐसे जब उन्हें हजारों लोगों के पासवर्ड्स मिल गए तब उन्होंने ऑटोमेटिक फंड ट्रांसफर करने की कमांड दे दी, जिससे सारे बिटकॉइन उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। और उसके बाद उन्होंने एक्सेस लॉग को डिलीट कर दिया ताकि किसी को पता ना चले कि यह हैकिंग किसने की थी। इसके बाद हैकर बिल्कुल शांत बैठ गए, वो उस अमाउंट का कहीं पर भी यूज नहीं कर रहे थे जिससे समझ आ सके कि ये चोरी किसने की है। इसके बाद बहुत टाइम गुजर जाता है, बिटकॉइन की प्राइस बढ़ रही होती है, बहुत सारे लोग मिलियनर्स बन रहे होते हैं और ये चोर बिलियनर्स। 4 साल बाद 2020 में पहली बार ये हैकर उस फंड को मूव करते हैं। अब क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का जो रिकॉर्ड होता है ये ब्लॉकचेन में होता है, जिसको पब्लिकली देखा जा सकता है, तो ये तो पता चल रहा था कि ये फंड को मूव कर रहे हैं, लेकिन किसके अकाउंट में कर रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा था। बट यहाँ पर हैकर्स ने अपनी पहली गलती कर दी थी, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे को अल्फाबे नाम की एक वेबसाइट में डाला था। बेसिकली ये वेबसाइट डार्क वेब में चलती थी, जिसमें बिटकॉइन को डालने के बाद एक बिटकॉइन दूसरे बिटकॉइन से मिक्स कर दिया जाता था, और फिर ये पता करना बहुत मुश्किल होता था कि हैक हुआ हुआ बिटकॉइन कौन सा है। बट यहाँ से FBI को अल्फाबे के बारे में पता चला और उनके सर्वर्स को सीज कर दिया। अब FBI को जो इतना सारा डेटा मिला था उससे उन्होंने फंड्स के फ्लो को पता लगाने की कोशिश की, जिसमें उन्हें कई सारे अकाउंट्स में हजारों ट्रांजैक्शंस का पता चला, और इसमें 2 अकाउंट्स न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में रहने वाले 2 लोगों के थे, और ये 2 लोग कोई और नहीं बल्कि हैथर मॉर्गन और उसके हस्बैंड थे। लेकिन जब FBI हैथर मॉर्गन के सोशल मीडिया अकाउंट पर गई तो उन्हें लगा कि उनसे कोई गलती हो गई है, क्योंकि हैथर मॉर्गन हैकिंग के बाद भी इतनी ऊटपटांग वीडियोस बनाती थी कि कोई सोच ही नहीं सकता कि इनके पास इतने सारे बिटकॉइन होंगे। बट जब उन्होंने हैथर के बारे में रिसर्च की तो उन्हें पता चला कि हैथर सिलिकॉन वैली में काम कर चुकी है, जो कि टेक्नोलॉजी का हब है, और अपने हस्बैंड इलिया से वो वहीं पर मिली थी, जो कि एक कंपनी मिक्स रैंक के CEO थे। इलिया के हस्बैंड की कंपनी बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन एक दिन अचानक से उन्होंने उस कंपनी को बंद कर दिया, और ये साल 2016 ही था। यानी थोड़े बहुत जो कनेक्शंस थे वो बैठ रहे थे। इससे FBI को लगा कि शायद वो जैसा सोच रहे हैं वैसा हो, लेकिन अभी तक FBI के पास कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि हैकर्स ने उस पैसे को यूज नहीं किया था, और इवन वो कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर इस अमाउंट को वो किसी एक्सचेंज में ट्रांसफर करते तो वहां से पैसे निकालने के लिए उन्हें एक अकाउंट बनाना पड़ता, जिसके लिए उन्हें अपनी IDs देनी पड़ती, और वो आराम से पकड़ में आ जाते। इसके बाद FBI ने नोटिस किया कि अभी भी हैथर फोर्ब्स के लिए आर्टिकल लिख रही है, जिसके लिए उसे मुश्किल से $100 से $150 मिलते होंगे। उसने एक सेल्स फॉल्क नाम का स्टार्टअप भी शुरू कर रखा है, और वो इंटरनेट पर रेजल
रेजल खान बनकर रैप वीडियोस भी बना रही है। इसके अलावा उसके हस्बैंड इलिया ने भी एंड पास नाम का एक स्टार्टअप शुरू किया है। अब अगर किसी व्यक्ति के पास इतने हजारों या लाख करोड़ के बिटकॉइन होंगे तो क्या वो ऐसे छोटे मोटे काम करेगा? ये FBI समझ नहीं पा रही थी, बट तभी FBI ने नोटिस किया कि इन दोनों की कंपनीज में जो एम्प्लॉय हैं उनकी लिंक्डइन आईडी फेक नजर आ रही है। ज्यादा रिसर्च करने के बाद FBI को समझ आया कि ये सारे एम्प्लॉयज फेक हैं और उन्हें बिटकॉइन में सैलरी दी जा रही है। और तो और उन सभी एम्प्लॉयज ने जो अकाउंट बनाए थे, यानी जो उनके फेक अकाउंट थे, उन सभी के लिए एक ही इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रखा था, बस उसमें कुछ एडिटिंग कर रखी थी। साथ ही उन्होंने नोटिस किया कि हैथर ने जो कंपनी बनाई थी उसको एक दूसरी कंपनी लाखों डॉलर हर महीने दे रही थी। यानी FBI को समझ आ गया था कि यहाँ पर पैसे को घुमाया जा रहा है। इसके अलावा FBI को यह भी समझ आया कि इलिया को टेक्नोलॉजी की अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन इन दोनों में मास्टरमाइंड कौन है ये समझ नहीं आ रहा था, और हैथर का इसमें क्या रोल है ये भी क्लियर नहीं था। बट फिर उनके सामने एक वीडियो आया जिसमें हैथर ने बताया कि वो बहुत सारी लैंग्वेजेस बोल सकती है और वो बहुत सारी कंट्री में रह चुकी है। इससे FBI को लगा कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कहीं ये दूसरी कंट्री में जाकर काम तो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा FBI को एक और वीडियो मिली जिसमें हैथर हैकिंग के 3 साल बाद स्टूडेंट्स को सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर लेक्चर दे रही थी, जिसमें वो बता रही थी कि कैसे आप किसी ऑफिस मैनेजर या असिस्टेंट से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इवन अपने एक रैप में उसने क्लियरली कहा था, स्पीयर फिश योर पासवर्ड, ऑल योर फंड्स ट्रांसफर्ड। Spearfish your password, all your funds transferred. Flush you like a turd, smash you like a cheese curd. स्पीयर फिश एक सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक होती है जिसमें पासवर्ड चोरी किया जाता है और इससे पता चलता है कि वो कुछ बातें बताना चाह रही थी। अब यहाँ पर FBI ने एक पैटर्न नोटिस किया। उन्होंने देखा कि इलिया का जो नया स्टार्टअप है वो क्रिप्टो करेंसी में है और हैथर का स्टार्टअप है कोल्ड ईमेल भेजकर क्लाइंट्स को एक्वायर करना। इसके अलावा हैथर क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के इंटरव्यू ले रही है ताकि इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें और जब ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा तो उनको मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प मिलेगी। यानी ये जो भी काम कर रहे हैं वो सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बट यहाँ पर कहानी में एक नया मोड़ आता है जहाँ एक साइबर एक्सपर्ट को लगता है कि इस हैक के पीछे किसी पावरफुल कंट्री का हाथ भी हो सकता है। दरअसल 2005 में यूजीन लिक्टेनस्टाइन नाम के एक व्यक्ति ने बैंक ऑफ इंडियाना हैक किया था जो कि रशिया से था, और हैथर के पति इलिया का पूरा नाम भी इलिया लिक्टेनस्टाइन था। इसके बाद FBI ने जब दोनों लोगों की इमेज को जोड़कर देखा तो उन्हें समझ आ गया कि इलिया यूजीन का बेटा है। यानी इलिया के पिता ने ही 2005 में बैंक ऑफ इंडियाना को हैक किया था। इसके अलावा FBI ने देखा कि इलिया और हैथर डार्क वेब से चोरी किए हुए पासपोर्ट्स, डेबिट कार्ड्स और ID कार्ड्स खरीद रहे हैं और उनकी डिलीवरी USA में नहीं बल्कि यूक्रेन में ले रहे हैं। और इवन उनके पास यूक्रेन का पूरा मैप भी है जिससे उन्हें पता चल सके कि कहां कहां पर कैमरास हैं। अब इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कोई नॉर्मल या फर्स्ट टाइम क्रिमिनल तो नहीं कर सकता। इसके अलावा इलिया के पिता रशिया से थे, इलिया खुद रशियन बोल सकता था, हैथर भी रशियन बोल सकती थी। तो इन सब बातों को अगर जोड़ के देखा जाए तो FBI को लगा कि इन लोगों का रशिया भागने का प्लान हो सकता है, लेकिन FBI के पास उनके खिलाफ अभी कोई भी सबूत नहीं थे, इसलिए वो उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकती थी। इसके बाद 2021 में ये दोनों शादी कर लेते हैं और यहाँ पर ये अपनी दूसरी बड़ी गलती करते हैं। इनकी शादी बहुत ही शानदार होती है। रेजल खान वहाँ पर खुद अपनी परफॉर्मेंस देती है, शादी में बहुत सारे पैसे उड़ाए जाते हैं और लोगों को लॉटरी में गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं। लेकिन शायद इनका डर खत्म हो गया था या फिर इन्होंने जो बिटकॉइंस थे उन्हें बहुत इधर उधर घुमा लिया था, इसलिए वो टेस्ट करना चाह रहे थे कि अगर वो बिटकॉइन को खर्च करके देखें तो क्या किसी को पता चलेगा। इसलिए जो बिटकॉइन इनके पास 5 साल से थे उसका यूज करके इन्होंने कुछ प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स खरीद लिए और उन गिफ्ट कार्ड्स में इनका एड्रेस भी था। इससे FBI ने कनेक्शन सेटअप कर दिया और उसके बाद कोर्ट में सर्च वारंट के लिए अप्लाई किया। फिर आता है 5 जनवरी 2022 का दिन, जिस दिन FBI इनके घर पहुंचती है और सर्च शुरू करती है। जैसे ही हैथर FBI को देखती है वो अपना आईफोन लॉक कर देती है। FBI को सर्च में फॉरेन करेंसी मिलती है, लैपटॉप्स मिलते हैं, कुछ ऐसी बुक्स मिलती है जिनमें काट कर जगह बनाई थी ताकि कुछ सामान छुपाया जा सके। इसके अलावा उन्हें एक बैग भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ था बर्नर फोन्स, बट ये प्रूफ सफिशिएंट नहीं थे, इसलिए रेड के बाद भी उन्हें अरेस्ट नहीं किया जाता है। FBI को अरेस्ट करने के लिए प्राइवेट की चाहिए
चाहिए थी जिससे वो हैक किए हुए बिटकॉइंस को एक्सेस कर सके। बट जब FBI सर्च में मिले हुए डेटा को एक्सेस करती है तो उन्हें उसके लैपटॉप में एक स्प्रेडशीट मिलती है। इस स्प्रेडशीट में 2000 से भी ज्यादा अलग अलग क्रिप्टो वॉलेट की प्राइवेट कीज थी। जैसे ही FBI को प्राइवेट कीज मिल जाती है वो उस क्रिप्टो को US गवर्नमेंट के वॉलेट में ट्रांसफर कर देती है और इसके बाद इन्हें अरेस्ट किया जाता है। FBI के पास अब सफिशिएंट प्रूफ थे तो कोर्ट में एलिया भी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ही हैकिंग की थी। And most of what you've heard about me is true. I hacked Bitfinex. I stole and laundered thousands of Bitcoin. लेकिन उस टाइम हैथर मॉर्गन को उस हैकिंग के बारे में नहीं पता था, लेकिन जब उसे पता चला तब उसने फंड्स को घुमाने में पूरी मदद की। इन्वेस्टिगेशन में कुछ गोल्ड कॉइन्स भी मिले जिनको FBI ने सीज कर दिया। हैथर को बाद में छोड़ दिया गया लेकिन एलिया अभी भी जेल में है और इवन हद तो यह है कि हैथर अभी भी ऑनलाइन वीडियोस बनाती है, क्रिप्टो कॉन्फ्रेंसेस में जाती है। पूरे हैकिंग अमाउंट में से अभी भी $1 बिलियन का जो अमाउंट है वो रिकवर नहीं हो पाया है और इवन कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि इन सब के पीछे एलिया के पिता या फिर कोई दूसरी कंट्री है। अब देखो ये लोग बहुत टैलेंटेड थे लेकिन इन्होंने गलत रास्ता चुना जिसकी वजह से बाद में इन्हें सहना भी पड़ा। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि अगर आप ज्यादा अमाउंट में क्रिप्टो होल्ड करते हो तो किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के भरोसे उसको मत छोड़ो। अगर आप उसको अपने खुद के कोल्ड वॉलेट में रखोगे तो ये ज्यादा सेफ रहेगा क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा। और अगर आपको इंडिया में रहकर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना है तो किसी FIU सर्टिफाइड प्लेटफॉर्म से ही करो। जैसे मैं खुद डेल्टा एक्सचेंज का यूज करता हूँ। इवन अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपके ऊपर 30% का टैक्स भी एप्लीकेबल नहीं होता है, आपको 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिल जाता है। और अगर आप हमारे लिंक का यूज करके डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको सबसे पहले तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही आप जीत सकते हैं 14,000 रुपए वाला 1 साल का ट्रेडिंग व्यू का फ्री सब्सक्रिप्शन। उसके लिए बस नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो कमेंट करो, साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।